विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलते हैं आज की इस नई सीरीज में, जहां मैं आपको फिजिक्स के नए टर्मों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि हमारे पीछे का जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी को देख लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तब तक हमारे सीरीज का पता नहीं चल पाएगा, क्रम का पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सबों को पढ़ करके, उन सबों को नोट्स बना करके याद कर लिए होंगे, क्योंकि याद करना बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है और बहुत बड़ी बात होता है। पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ लेता है। आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे शामिल होंगे कहीं ना कहीं सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसी में किसी बच्चा का अच्छा से अच्छा नंबर आ जाता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। ये चीजें आपके स्मरण पर निर्भर करते हैं, ये चीजें आपके याद करने की शक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ कम ही पढ़ करके उस चीज को अपना लेते हैं, उस चीज को याद कर रख लेते हैं, वही चीज बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम हॉल में वही काम आएंगे जो आपको याद रहेगा। अब बाकी नोट्स धरा का धरा ही रह जाएगा। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा याद करें, और वैसे भी अभी याद करने का ही समय है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग पीछे का जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाया है उन सबको को याद कर लिए होंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग किया जाता है किसमें, तो अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग किया जाता है हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट जिसे अग्रदूत मैंने हिंदी में बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में। सर्च लाइट खोज बत्ती, जो सामान्यतः आप लोग अपने दैनिक जीवन में टॉर्च के रूप में जिसका उपयोग करते हैं उसी को खोज बत्ती कहा जाता है। ठीक है, तो उस खोज बत्ती में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। खोज बत्ती या टॉर्च लाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि उनसे जो भी प्रकाश की किरण टकराती है वह अभिसरित हो जाती है। यानी एक बिंदु पर, यानी मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत ज्यादा निकल रही है, तो उसको क्या करता है, एक बिंदु पर वह फोकस कर देता है, जिस कारण वो लाइट जो है ज्यादा से ज्यादा दूरी तक कवर कर पाता है, और जो भी होने वाली दुर्घटना होगी वो सभी टल जाती है। तो इसलिए हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, और सर्च लाइट में दूरदृष्टि विजन के लिए, यानी दूर से दूर देखने के लिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सोलर कुकर में क्या होता है कि जितना से जितना अधिक सूर्य की किरणें आपतित होगी सोलर कुकर में, उतना ही जल्दी खाना पक जाएगा, क्योंकि उतना ही उसे एनर्जी मिलेगा, उतना ही उसे ऊर्जा मिलेगा। तो इसलिए, और इसमें अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि फैली हुई सूर्य की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर फोकस करने का काम करती है। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करके अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी रहा अवतल दर्पण का, क्या अवतल दर्पण का। और हाँ, परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, इतना मैंने अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताया था। उसके पश्चात मैंने बतलाया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग, और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो भी वाहन आपके आसपास चलते होंगे, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कोई भी कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, उसमें दो आईना रहता है, आगे से बगल में रहता है, गाड़ी के साइड में लगा हुआ रहता है, इसलिए उसे साइड मिरर कहा जाता है, उसे पश्च दर्पण कहा जाता है। तो साइड मिरर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि उसमें प्रतिबिंब जो है वह हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, जिस कारण कम एरिया के उत्तल दर्पण में ही पीछे के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र चालक को पता चल जाता है, जिस कारण होने वाली दुर्घटनाएं जो होती है वो टल जाती है। ठीक है, तो ड्राइवर चालक का पीछे का दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी, सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी। और आगे मैंने उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया किसमें किया जाता है, परावर्तक लैंपों में किया जाता है। परावर्तक लैंप
लैंपों में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि उसमें जो भी प्रकाश की किरण परावर्तित होती है वो क्या होती है, टकरा करके फैल जाती है चारों ओर। क्या होती है? टकरा करके फैल जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम किसमें? तो परावर्तक लैंपों में करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सब उपयोग के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो और हाँ, अवतल दर्पण का एक उपयोग होता है जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, नाक कान मुंह इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं। वैसे अंगों को देखने के लिए करते हैं जिन अंगों को हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, अंदर के भागों को, इसके आंतरिक भागों को हम नहीं देख पाते, इसलिए वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग करके क्या किया जाता है कि अंदर के आंतरिक भागों को बड़ा से बड़ा इमेज प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर सावधानी पूर्वक, बिल्कुल ही सरलता पूर्वक अंदर के आंतरिक भागों को देख पाते हैं और उसका समुचित इलाज कर पाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जितना भी मैंने कल लेक्चर में पढ़ाया था उन सबको का मैं एक समरी दे दिया हूँ, आप लोग इन चीजों को याद कर लिए होंगे। और हाँ, मैंने कल ये भी बताया था कि हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण? क्यों कहा जाता है? ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि वे प्रकाश की किरणों को किसी एक निश्चित बिंदु पर फोकस करने का काम करती है, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। हालांकि आप लोग अभिसारी किरण के बारे में, अभिसारी किरण पुंज के बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाता है जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के, विभिन्न प्रकाश पुंजों से आकर के, विभिन्न प्रकाश स्रोतों से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। तो ऐसे हम प्रकाश के किरण पुंज को क्या कहते हैं? हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसी प्रकार अवतल दर्पण में इस प्रकार का विशेष गुण पाया जाता है कि अवतल दर्पण से जो भी प्रकाश की किरण टकराती है और टकरा करके एक विशेष बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर फोकस हो जाती है, एक निश्चित बिंदु पर चली जाती है, जिस कारण क्या होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आगे चल के मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक प्रकाश स्रोत से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो सेम इसी प्रकार उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, यह गुण किसी अन्य दर्पण में नहीं पाया जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का ऐसा गुण पाया जाता है कि उनसे जो भी प्रकाश की किरणें टकराएगी वो टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या होगी? फैल जाएगी। टकराने के पश्चात क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, यानी अपसारित हो जाएगी। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं कि मैंने पीछे के जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया था उन सबों को मैं एक रिवीजन के तौर पर, समरी के तौर पर आपको बता दिया हूं और आशा करते हैं कि आप लोग याद किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीजें और क्लियरिटी में आ गई होगी इन सब चीजों में। तो मैं आज आपको पहले तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और क्योंकि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी कुछ पूछ लिया जाता है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो चलते हैं, आज का क्लास मैं यहीं स्टार्ट करता हूं यहाँ से और आगे आप लोग हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये बतला दूं कि आप लोग पीछे अगर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो ये चीजें आपको, ये जो डायग्राम है ये चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो परिभाषाएं आपको बतलाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस डायग्राम को ड्राइव किया हूं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जो भी लेक्चर है उसको कवर किए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बतलाने से पहले आप लोग के लिए एक आप लोग के लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप लोग इन चीजों को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। बोलिए उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में और तत्पश्चात आगे का ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानना नहीं जानिएगा तब तक आप उसके बारे में नहीं जान पाइएगा कि कौन सा ध्रुव है, कौन सा वक्ता केंद्र, कौन सा फोकस दूरी है। तो ये सब चीजों के बारे में मैं अभी बतलाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें टर्म आता है पोल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के सतह के, यानी जो हमारा गोलीय दर्पण, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, इसका जो सतह है, इसके मध्य बिंदु, बीच वाला जो बिंदु होगा ना, उसको क्या कहेंगे? हम ध्रुव कहेंगे। तो हम इस डायग्राम में आपको बताते हैं नजदीक से, बिल्कुल। तो रुक जाइए थोड़ा जस्ट।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक गोला है। क्या है? एक प्रकार का खोखला गोला है। क्या है? एक प्रकार का खोखला गोला है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का खोखला गोला है। इसमें मैंने दो दर्पण को निकाल दिया है, काट करके उसको काट करके दो दर्पण को निकाल दिया। इसमें पहला दर्पण क्या हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में मैंने आपको परिभाषा बताया था कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग पॉलिश किया हो, जिसका धसा हुआ भाग पॉलिश किया हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह के रूप में काम करता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज आपको मेरे जो परिभाषा बताया था उससे ये चीज क्लियर होते होंगे कि इधर इधर पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हम बगल में ऐसे दिए हुए हैं, इसका मतलब है इधर का सतह पॉलिश किया हुआ है, तो उधर का सतह क्या? परावर्तक सतह कहलाएगा। इधर पॉलिश किया हुआ है, ये भी इधर का सतह यदि पॉलिश किया हुआ है तो उधर का सतह क्या है? परावर्तक सतह है। तो जब उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है तो इसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, लेकिन जब धसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है तो इसे दर्पण को क्या कहते हैं? हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एक गोले का भाग है, ठीक है। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है। ये एक प्रकार का गोला है, खोखला गोला है, ठीक है। उसी से हम काट करके बनाएंगे, अवतल दर्पण को बनाएंगे और उत्तल दर्पण को बनाएंगे, ठीक है। तो रुक जाइए जस्ट। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और ध्रुव के बारे में मैंने ये जो दिखाया हुआ है इसको आप स्पष्ट रूप से इस इमेज में देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के ये रहा मेरा गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में कहां से? यहां से लेकर यहां तक ये रहा गोलीय दर्पण। बाकी ये सब चीज वेस्ट चीजें हैं, ठीक है। दर्पण मेरा यहां से यहां तक ही है, ठीक है। यहां से यहां तक अवतल दर्पण हो गया जो एक प्रकार का गोलीय दर्पण है, और यहां से यहां तक क्या हो गया? उत्तल दर्पण जो एक प्रकार का गोलीय दर्पण। ये चीजें मैं आपको बताने के लिए ऐसे पूरा दे दिया हूं, लेकिन इसका कोई मतलब, इसको आप हटा भी दीजिएगा, इसको आप मिटा भी दीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। बीच में डॉट डॉट दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो परिभाषा मैंने लिखाया है कि गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये रहा मेरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किस प्रकार का गोलीय दर्पण? ये रहा उत्तल गोलीय दर्पण। और ये किस प्रकार का गोलीय दर्पण रहा? ये रहा अवतल गोलीय दर्पण रहा, अवतल प्रकार का गोलीय दर्पण। इसका जो सतह होता है, इसका सतह कहां से कहां तक है? m से लेकर n तक, जिसको हम द्वारा कहते हैं, यहां से यहां तक को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका परिभाषा भी मैं आगे बताऊंगा। तो m से लेकर n तक इसका सतह के मध्य बिंदु, यानी इस दर्पण है यहां से यहां तक कोई दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहां होगा? यहां पे होगा। इसलिए इस मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यहां पर देखिए ये भी दर्पण है, यहां पे m से लेकर n तक, इसका मध्य बिंदु कहां है? इसका मध्य बिंदु यहां पे है। इसलिए इस सतह को क्या, इस बिंदु को क्या कहेंगे? हम ध्रुव कहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस ध्रुव के बारे में समझ गए होंगे। आगे मैं आपको गोलीय दर्पण से जो भी परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको वक्रता केंद्र के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित दूसरा परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जब मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा तो गोलीय दर्पण के बारे में सॉरी जस्ट हाँ, तो गोलीय दर्पण से संबंधित दूसरा परिभाषा हो गया किसका? तो वक्रता केंद्र का। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जा सकते हैं। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वक्रता केंद्र को आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी गोलीय दर्पण होंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, ये सभी क्या है? एक खोखले गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई भी गोला होता है, कोई भी गोल चीज होता है, उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। मान लीजिए ये लंबा है, इसका कोई केंद्र होगा। केंद्र करने का मतलब इसका कोई बीच का स्थान होगा। क्या होगा? इसका कोई बीच का स्थान होगा, जैसे यहाँ पे हो सकता है बीच का स्थान होगा, तो उसी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन ये लंबा हो गया, लेकिन मैंने गोले का बात किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? एक प्रकार का खोखला गोला है। इसका केंद्र कहाँ होगा? तो बीच, एग्जैक्ट बीच का जो भाग होगा वो इसका क्या होगा? केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण इस खोखले गोला का भाग है, और इस खोखले गोला का केंद्र कहाँ है? ये
ये इसका केंद्र है, इसलिए इस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस परिभाषा को समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता केंद्र यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, इस गोले का ये केंद्र और इसी को हम क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस परिभाषा को आप लोग लिख लिए होंगे, तब तक लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग लिख लीजिए तब तक। अब गोलीय दर्पण से संबंधित तीसरे परिभाषाओं को के बारे में आप अब चर्चा करूंगा, जिसका नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। तो इसके परिभाषा को मैं सबसे पहले पढ़ लेता हूं। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये रहा क्या, गोलीय दर्पण का, ये रहा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का ये रहा ध्रुव और ये क्या रहा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र रहा। तो मैंने परिभाषा में लिखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव ये हो गया और वक्रता केंद्र ये हो गया। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा जो है, ये जो रेखा है, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। आशा करते हैं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये किसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, तो ये अवतल दर्पण का है। इधर से कहें तो ये किसका है, इधर से ये उत्तल दर्पण का है। और ये संपूर्ण रूप से हम कहें तो ये किसका है, तो गोलीय दर्पण का अक्ष है। क्या है, अक्ष है, मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गोलीय दर्पण से संबंधित मैं आपको चौथा परिभाषा के बारे में अब आपको बता रहा हूं। चौथा परिभाषा क्या है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन चीजों को आपको लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेता हूं। गोलीय दर्पण के ध्रुव के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एवं वक्ता केंद्र के बारे में भी मैंने वहां पे पहले ही दर्शा चुका हूं आपको। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ये रहा क्या, ये रहा हमारा गोलीय दर्पण। क्या रहा, ये रहा हमारा गोलीय दर्पण। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा में लिखाया हूं, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस बिंदु कहते हैं या क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये हो गया क्या, वक्ता केंद्र हो गया। तो इसके जो बीच का जो बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे या मुख्य फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक इधर ध्रुव है, एक इधर वक्ता केंद्र है, एक इधर ध्रुव है, एक इधर वक्ता केंद्र है। इसके जो बीच के ये दूरी होंगे, ये बीच का जो बिंदु होगा, इधर भी इसके जो बीच का जो बिंदु होगा, ये दोनों बिंदु क्या कहलाएगा, ये दोनों बिंदु क्या कहलाएगा, ये दोनों बिंदु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि आप लोग समझदार अब हो चुके हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एफ कहेंगे। कैपिटल एफ मतलब मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा या फोकस बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मैंने परिभाषा आपको बता दिया है, ध्रुव के बारे में परिभाषा बता दिया और साथ ही साथ वक्ता केंद्र के बारे में भी मैंने परिभाषा बता दिया है। तो उस परिभाषा से आप लोग स्पष्ट हो गया होंगे कि ये ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र है, ये भी ध्रुव है। यहाँ पे मैंने बताया गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कैपिटल एफ लिखने का मतलब यही है कि हम मुख्य फोकस को इतना बड़ा ना लेकर के एक छोटा सा नाम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। जैसे किसी का बड़ा नाम होगा, राम प्रसाद यादव या कुछ भी हो, बहुत बड़ा नाम होगा तो उसको क्या शॉर्टकट में क्या रामू बोला जाता है, कुछ भी अपने अनुसार जो सहूलियत हो रख दिया जाता है। उसी प्रकार इसको इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए शॉर्ट में इसका नाम रख दिया जाता है, जिसको हम कैपिटल एफ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ इसको कहेंगे तो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु को। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और
इस चीज को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार करके रखना भी नहीं है, बल्कि उसको अपने नोटबुक में नोट करना है, ताकि उस चीज को याद रखे। एग्जाम के टाइम में वो नोट आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत प्रदान करेगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको लिमिट से लिमिट शॉर्ट्स पढ़ना होता है। ज्यादा से ज्यादा यदि शॉर्ट्स बना के रखिएगा तो उस वक्त आप पूरे शॉर्ट्स को कवर नहीं कर पाइएगा, पूरे नोट्स को कवर नहीं कर पाइएगा, जिस कारण आपका एग्जाम आधा अधूरा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स प्रॉपर एक नोट्स बनाइए इसका, और उसी चीज को आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार याद कीजिए, और आपको यही नोट्स आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको मुख्य फोकस के बारे में बताया था, या फोकस बिंदु के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित ये टर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फोकस दूरी के बारे में बताऊंगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी का क्या महत्व है, फोकस दूरी क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका परिभाषा को पढ़ लेता हूं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के लांबिक दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा लघु उत्तरीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग दोनों दृष्टिकोण से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के लांबिक दूरी का मतलब क्या होता है, यानी लंबाई वाले जो दूरी होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये लंबाई है यहाँ पे बीच के, तो यही लंबाई वाली जो दूरी है उसी को लांबिक दूरी कहते हैं, यानी दूरी हुआ वो भी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के लांबिक दूरी या लांबिक दूरी यदि लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो सीधे दूरी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के लांबिक दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। मैंने इससे पहले मुख्य फोकस के बारे में बताया था, फोकस बिंदु के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। लेकिन मैंने अब फोकस दूरी के बारे में बता रहा हूं, यहाँ पे क्या हो गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच के लांबिक दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र, इसके बीच के दूरी जो होंगे ना, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पे ये चीज आप लोग सुधार कर लीजिएगा, वक्रता केंद्र नहीं होगा बल्कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच के लांबिक दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु, यानी मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, इसके बारे में चर्चा मैंने जस्ट पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। तो इन चीजों से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच के लांबिक दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस बिंदु को मैंने कैपिटल एफ से सूचित किया था, अब मैं फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करूंगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको इस इमेज डायग्राम में बता दे रहा हूं, ये रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये रहा क्या, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु, इधर भी रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये रहा गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु, ये रहा उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया, और ये रहा अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया, ये उत्तल और उत्तल दोनों दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव ये रहा और इधर ये रहा, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस इधर ये रहा, इधर ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई ये वाला जो दूरी होगा, ये इधर भी ये वाला जो दूरी होगा, ये यहां से। तो मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं, ये क्या है, मुख्य फोकस हो गया, जिसको हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इधर हो गया ये मुख्य फोकस, इधर ध्रुव हो गया ये, और इधर भी मुख्य फोकस ये। इन दोनों के बीच के जितने भी दूरी होंगे, चाहे जो भी दूरी हो, 1 मीटर 2 मीटर जितना भी हो, तो उन दूरी को क्या कहेंगे, हम फोकस दूरी कहेंगे। इधर भी हम ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जितना भी क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इधर भी हम स्मॉल एफ से सूचित कर दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ये रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया, ये रहा मुख्य फोकस हो गया, ये रहा वक्रता केंद्र हो गया, ये रहा मुख्य फोकस हो गया, ये इधर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया।
ये रहा द्वारा, जो मैं आगे आपको इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बचा हुआ है जिसका चर्चा मैं आपको आगे करूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद। आया था पूरा।